नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आज शाम थम जाएगा लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार अंतिम दिन। सभी दल पूरे जोश के साथ मैदान में। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीट पर 904 उम्मीदवारों के लिए होगा मतदान। प्रचार के अंतिम रण में भाजपा के दिग्गज मैदान में। प्रधानमंत्री के पंजाब के होशियारपुर में जनसभा, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, तो जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ भी पंजाब में करेंगे प्रचार। अंतिम चरण के प्रचार में विपक्षी दल भी लगाएंगे पूरा जोर। राहुल गांधी की झारखंड और ओडिशा में जनसभाएं, हिमाचल के सोलन में प्रियंका करेंगी प्रचार, यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी यादव संभालेंगे प्रचार की कमान। पुरी में दर्दनाक हादसा, भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट, 3 लोगों की मौत, 30 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ अग्निबाण। सुबह लगभग 7:15 पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन से हुआ प्रक्षेपण। इसरो ने स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मॉस को दी बधाई। कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह सफलता मील का पत्थर। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। आज केरल में दस्तक दे सकता है मॉनसून। और रोहन बोपन्ना और वेरोनिका की जोड़ी फ्रेंच ओपन में करेगी अपने अभियान की शुरुआत। मिश्रित युगल के पहले दौर में ल्यूडमिला वावसोरी की जोड़ी से होगा सामना। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम लोकसभा चुनाव 2024 का प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गज पूरी ताकत के साथ अलग अलग स्थानों पर जनसभा करने वाले हैं। 7वें और अंतिम चरण के लिए 1 जून को 57 सीटों पर मतदान होना है। आखिरी चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अंतिम चरण के मतदान के लिए एनडीए और विपक्ष के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। अगर आखिरी चरण के दिग्गजों की बात करें तो 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट पर भी मतदान होना है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की डायमंड हार्बर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती की पाटलिपुत्र सीट से चुनावी रण में है। अखाड़े में जी जान से जुटे दिग्गज उम्मीदवारों और राजनीतिक कार्यकर्ता झुलसा देने वाली धूप में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान 1 जून को होगा। इसी के साथ आज शाम 5 बजे तक अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री पंजाब में चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रधानमंत्री भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रामकोला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।
वहीं भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए पंजाब के मोहाली का रुख करेंगे। सीएम योगी यहां की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के लिए जनसभा कर भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय झारखंड में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल और शिकारीपारा में आदिवासी वोटर्स की बहुलता है और इसे देखते हुए भाजपा ने सीएम विष्णुदेव साय को यहां पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। और इधर लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज हिमाचल प्रदेश के सोलन में पार्टी प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के समर्थन में रोड शो करेंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी झारखंड के दुमका संसदीय क्षेत्र में विपक्षी गठबंधन के घटक दल जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन के समर्थन में जनसभा करेंगे। साथ ही ओडिशा के बालासोर में भी रैली में संबोधित करेंगे और गठबंधन को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराजगंज में गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार की 40 संसदीय सीटों पर चुनावी घमासान जारी है। पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा महिला मतदाता ज्यादा मतदान करती दिख रही हैं। इस बढ़ते रुझान के बीच क्या है बिहार का सियासी पारा, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। बिहार चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में 56% पुरुषों ने मतदान किया तो वहीं महिला मतदाताओं ने 62% मतदान किया। तीसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले 12% अधिक महिला मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। चौथे चरण में पुरुषों के मुकाबले 8% तो वहीं पांचवें चरण में 9% तो छठे चरण में 11% अधिक महिलाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी गईं। लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के पीछे चुनाव आयोग की मेहनत साफ झलकती है। महिलाओं का भागीदारी पिछले इलेक्शंस में भी बढ़ा था, लेकिन इस बार डेफिनेटली बहुत बड़ा है। कुछ विधानसभा क्षेत्र में 13%, 14% महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक है। इसका तैयारी विगत लगभग 1 साल से हो रहा था। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने बिहार के बढ़ते तापमान को और भी तेज कर दिया है। भाजपा के दावों में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का मोदी मैजिक पर भरोसा, आधी आबादी को धुएं से मिली मुक्ति जैसे तर्क हैं। इज्जत घर ने महिलाओं को आत्म गौरव का एहसास दिलाया तो राशन ने आत्मनिर्भर। महिला जो सबसे पीछे, आबादी तो मानते हैं घर का परिवार का एक हिस्सा रही है, लेकिन उसे एक परिवार के रूप में प्रमुखता के साथ जो एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर अगर सम्मान दिया तो ये मोदी जी ने दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार के सुशासन में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था और महिलाओं की राय पर बनी शराबबंदी नीति ने महिला शक्ति को नई ताकत दी है। मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही दूरगामी सोच था, जो महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर, मैं कह सकती हूँ कि चौमुखी विकास जो कह सकती महिलाओं के लिए उन्होंने शुरुआत की। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 32 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया था। आंकड़ों की बात करें तो इस बार के चुनाव में 26 से अधिक सीटों पर महिलाओं की भूमिका अहम रहेगी। वहीं कांग्रेस के दावों की बात करें तो उनके मुताबिक महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को बदलाव के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विगत 10 वर्षों में जिस तरीके से खाद्य पदार्थों का, गैस का, पेट्रोल का दाम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, ये सब महिलाओं को लाइन में लाके खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के अपने तर्क हैं। महिला घबराई हुई हैं, मां के बेटे घर में बेरोजगार बैठे हैं या परदेश कमाने गए हैं। आरजेडी महिला सशक्तिकरण पर जोर देने की बात करते हुए कह रही है कि 22 सीटों में से 6 सीटों पर उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया है। राजद को देख लीजिए, बिहार की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है। हम लोग
22 सीट बांटे हैं, उसमें से हम लोग 6 सीट महिलाओं को दिए हैं। तो एक चंक सीट्स हम लोग महिलाओं को दिए हैं और ये दिखाता है कि अगर महिला की कोई पार्टी अगर इज्जत करती है तो हमारी ही पार्टी है, राजद है। बीते चुनाव में महिलाओं की मतदान में ज्यादा भागीदारी देखी गई है और वोटिंग के मामले में उन्होंने पुरुषों को पछाड़ा है। अब देखना है कि आधी आबादी की बढ़ती भागीदारी किस राजनीतिक दल की तरफ अपना रुझान दिखाती है। लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने बिहार में सियासी पारे को तेज कर दिया है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, राजनीतिक पंडित अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। अब ये देखने वाली स्थिति है कि मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें किस तरफ जाती है या किस राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाती है। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, पटना। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। के बाद बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। काराकाट लोकसभा सीट देश पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। काराकाट के क्या है सियासी समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज की इस रिपोर्ट में। सोन नदी के किनारे बसा है डेहरी ऑन सोन, जिसकी पहचान डालमिया नगर के रूप में भी रही है। डालमिया नगर का सीमेंट, डालमिया नगर का डालडा और डालमिया नगर की चीनी का स्वाद अब फीका हो चला है। पत्थर उद्योग समेत अनेक उद्योग धंधे अब बीते जमाने की बातें हो चुकी हैं और डालमिया नगर की बंजर पड़ी जमीन लोगों को मुंह चिढ़ा रही है। हालांकि यहाँ के बाशिंदों को इस जमीन पर रेल कारखाने की उम्मीद अब भी लगी है। ये मुद्दा काराकाट लोकसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। डालमिया नगर फैक्ट्री को फिर से चालू करवाना, नोखा बाजार समिति में कम से कम स्टेडियम बने के चाहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र देश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है, जहां भोजपुरी गायक पवन सिंह ने मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना दिया है। शुरुआती दौर में मुकाबला एनडीए और माले के बीच ही नजर आ रहा था, लेकिन पवन सिंह के मैदान में कूदने के बाद सेंधमारी का डर एनडीए को सता रहा है। एनडीए के वोटों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कुशवाहा डालमिया नगर में रेल कारखाने के वायदे के साथ चुनाव मैदान में डटे हैं। डालमिया नगर में रेल कारखाना खोलने का एक पुराना प्रस्ताव उस वक्त भी था, आज भी। हमने तमाम बाधाओं को उसी समय दूर कर दिया। अब जहां तक मामला पहुंच गया था, शिलान्यास से उस मामले की शुरुआत होगी और इसी कार्यकाल में उसका उद्घाटन भी होगा। नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सीपीआई एमएल ने पूर्व विधायक और इलाके के बड़े किसान नेता राजाराम सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कुशवाहा बिरादरी से ही आते हैं, जिन्हें इंडी गठबंधन के सामाजिक समीकरणों का आसरा है। इंडिया गठबंधन यहाँ भारी मतों से, बहुत मतों से आगे है और व्यापक जनता का समर्थन उसे हासिल है, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका। भोजपुरी गायक पवन सिंह को भाजपा ने भले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया हो, लेकिन पवन सिंह काराकाट में अपने स्वजातीय राजपूत वोटरों और समर्थकों के सहारे मैदान में डटे हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को अपने हिसाब से स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है, ठीक ना। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है सर। मैं अभी जिस रास्ते में निकल पड़ा हूँ। कुछ ही महीने पहले पवन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी ने आसनसोल से बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया,
लेकिन पवन सिंह टिकट ठुकराकर काराकाट से बीजेपी के निर्दलीय बागी उम्मीदवार बन गए। बीजेपी ने पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और पूरी पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के लिए एकजुट नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2019 में उपेंद्र पाला बदलकर महागठबंधन के पाले में चले गए थे, जहां उन्हें जदयू के महाबली सिंह से हार का सामना करना पड़ा था। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है वो ये कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्म स्टार हैं, उन्होंने एनडीए प्रत्याशी की नींद उड़ा रखी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित जरूर कर दिया है, लेकिन पवन सिंह है कि मानने को तैयार नहीं है और ऐसे में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्हें मोदी मैजिक का भरोसा है कि मोदी मैजिक के भरोसे नैया पार जरूर लग जाएगी। कैमरामैन हरेश्वर सिंह और अपने सहयोगी अखिलेश प्रसाद के साथ काराकाट रोहतास से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्णाहुति का दिन अब नजदीक है। 1 जून को मतदान होना है 7वें चरण का, और इसको लेकर के तमाम राज्यों में जहां अंतिम चरण में मतदान होना है, क्या कुछ कह रहा है सियासी पारा, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है और कुछ ही घंटे शेष हैं। इस पर तमाम जानकारी लेने के लिए हम अपने सहयोगियों से बात कर लेते हैं। धीरज पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शैलेंद्र। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का वाराणसी का मिजाज है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पहली बार के जो मतदाता हैं उन्हें चिट्ठी लिखी है? ये देखिए, कहते हैं कि वाराणसी, काशी को जानना हो तो काशी के घाटों में जाए, काशी की गलियों में जाए और काशी के दुकानों में, जहाँ चाय की दुकान पर चकल्लस होती है वहाँ पर जाएं। हम इस वक्त मौजूद हैं अस्सी घाट से थोड़ी दूर पर एक मशहूर चाय की दुकान पर, और हमारे पीछे देखिए तमाम लोग हैं। कभी बीजेपी के लोग आ रहे हैं जनता से बात करने, कभी समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, इस तरह से, और वो चकल्लस हो रही है कि अब आज तो चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या चर्चा होगी। अब जानते हैं कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर लोग चर्चा ये ज़्यादा कर रहे हैं कि बगल की सीट पर क्या होगा, मिर्जापुर में क्या होगा, या चंदौली में क्या होगा, रॉबर्ट्सगंज में क्या होगा, घोसी में क्या होगा, बलिया में, गोरखपुर में। तो प्रबुद्ध मतदाता हैं, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, हम जानते हैं कि इस तरह से यहाँ काशी में इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं, और हमने देखा है कि कई दलों के लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर आपस में चर्चा में, बातचीत में हिस्सा लेते हैं। तो वो एक रंग दिखाई दे रहा है वाराणसी में, जो हमने देखा है काशी के घाटों पर और इस तरह की चाय की दुकानों पर। पप्पू चाय की दुकान है ये, जहाँ पर 24 घंटे नहीं, लेकिन जब ये दुकान खुली रहती है सुबह से लेके शाम तक, रात तक, तब हम देखते हैं कि जत्था का जत्था आता है और वो तमाम चर्चा होती है, चुनावी चकल्लस होती है, गपशप होती है। तो वो हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है इस पूर्वांचल के अंतिम और 7वें चरण में। इसमें एनडीए की जो सहयोगी अपना दल, उसको 2 सीटें जो मिली है वो यही मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में उनके उम्मीदवार हैं अनुप्रिया पटेल, और रॉबर्ट्सगंज में जो उनके उम्मीदवार हैं, घोसी में सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं। इस तरह के तमाम दिलचस्प जो उम्मीदवारी है वो पूर्वांचल की सीटों पर दिखाई दे रही है। काशी, वाराणसी तो है ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, जहां बीजेपी ये कह रही है कि वो जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए दमखम लगाए हुए। जी शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। निश्चित तौर पर चाय पर अगर चुनाव की चर्चा ना हो तो चुनाव कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से धीरज भी जुड़े हुए हैं। पटना में क्या कुछ कह रहा है सियासी पारा धीरज, और क्योंकि अब अंतिम चरण का मतदान होना है, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और कई सारे ऐसे दिग्गज हैं जो यहां पर मैदान में हैं और मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अगर हम पटना के तापमान की बात करें तो पटना का तापमान अभी 47-48 डिग्री के आसपास है, और अब देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ गर्मी के साथ जो उमस भरी गर्मी जो है पटना में, और उसी प्रकार से यहाँ का जो सियासी तापमान है, सियासी पारा उससे भी अधिक चढ़ा हुआ है, क्योंकि शाम 5 बजे जो सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रत्याशी
वो आचार संहिता में आ जाएंगे। उसके बाद वो चुनाव प्रचार करने के लिए अपने जनता के बीच नहीं जा पाएंगे। मात्र उनके पास 5 बजे तक का वक्त है और जो भी सभाएं होगी वो 5 बजे तक की सभाएं होंगी। कई जो क्षेत्रों में जो रोड शो का कार्यक्रम चल रहा है, लोग अपने जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं जनता को रिझाने के लिए, जनता को लुभाने के लिए। और इस जो 8 लोकसभा सीट जो है, 8 लोकसभा सीटें में जो कई सीटें ऐसी हैं जो कि सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। देखिए ये पटना के में अगर हम पटना की बात कर लेते हो तो यहाँ से रामकृपाल यादव जो कि 2 बार के यहाँ के सांसद रहे हैं, बीजेपी से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी इस बार चुनावी मैदान में दांव पर है, क्योंकि उनके सामने तीसरी बार मीसा भारती चुनावी मैदान में। हालांकि 2 बार की अगर हम बात करें चुनाव के 2014 और 2019 दोनों बार में मीसा भारती को हार का सामना देखना पड़ा है। लेकिन दोनों बार अगर हम देखेंगे कि हार का अंतर कितना है तो हार का अंतर 40,000 के आसपास बनता है। तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो इस बार भी यहाँ का मुकाबला उतना ही दिलचस्प है, उतना ही कांटेदार है जी। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा एज अगर हम पटना साहिब की सीट पर करें तो वहां से रविशंकर प्रसाद उनके लिए थोड़ी सी राह आसान दिख रही है। हालांकि जो सामने जो विपक्षी प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी रोड शो के जरिए और जनसभाओं के जरिए जनता के बीच में अपनी मौजूद पकड़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जी। जो सीट आरा है वहां पे आरा सीट पे पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व नहीं वर्तमान में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हैं। आरके सिंह चुनावी मैदान में हैं और आरके सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काफी काम किया है, चाहे वो रेलवे की विस्तार की बात हो, 4 लेन की बात हो, सौर ऊर्जा के मंत्री, सौर ऊर्जा गाँव तक पहुंचाने की बात हो, बिजली पहुंचाने की बात हो, जो नवीकरण, जो नहरों का जो एक बड़ा चुनावी मुद्दा किसानों का मुद्दा रहा है आरा के क्षेत्र के लिए, क्योंकि आरा का पूरा जो इलाका है वो कृषि प्रधान इलाका है। तो वहाँ जिस तरीके से जो नहरों का जो विकास, नहरों का जो निर्माण, जो जनता जिनकी मांग थी, जिनकी मांग को पूरा करने की कोशिश आरके सिंह ने की है जी। तो उनके लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि विपक्ष के जो उम्मीदवार है सुदामा प्रसाद जी CPI-ML के, उन्होंने भी पूरी दमखम से इस बार के चुनाव को लड़ा है। बक्सर सीट पे अगर जाएंगे तो बक्सर का मुकाबला अपने आप में दिलचस्प है, क्योंकि वहां से जो 2 बार के सांसद अश्विनी चौबे का टिकट कटा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को मैदान में लाया गया। और मिथिलेश तिवारी के बारे में कहा जाता है कि मिथिलेश तिवारी के आने से एक नया चेहरा बीजेपी ने पेश किया। हालांकि इतना जरूर है कि विपक्ष का जो उम्मीदवार है सुधाकर सिंह जो कि आरजेडी से है, सुधाकर सिंह मिथिलेश तिवारी के सामने एक मजबूत चुनौती पेश कर रहे हैं। और जो अगर हम बक्सर लोकसभा सीट की बात करें तो पूरे इस 8 जो लोकसभा क्षेत्र है, 8 लोकसभा क्षेत्र में बक्सर के इलाके में जो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं, चाहे वो आरजेडी समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी हो या बीजेपी समर्थक निर्दलीय प्रत्याशी हो, दोनों निर्दलीय प्रत्याशी दोनों प्रत्याशी का किस्मत बिगाड़ सकते हैं। अब ये देखने वाली स्थिति हो कि बक्सर लोकसभा क्षेत्र में किस निर्दलीय प्रत्याशी को अधिक वोट मिलता है और किसको वो ज्यादा नुकसान पहुंचा पाते हैं। उसी तरीके की जैसा कि अभी आपने दिखाया सासाराम की लोकसभा सीट काराकाट लोकसभा क्षेत्र जहां से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं और उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से जो निर्दलीय उम्मीदवार जो पवन सिंह हैं वो उनका वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में पहुंचे हैं। अब ये देखने लायक स्थिति होगी कि पवन सिंह कितना नुकसान पहुंचाते हैं उपेंद्र कुशवाहा का, और जो CPI-ML के जो उम्मीदवार है राजा राम सिंह, उसको पवन सिंह का कितना फायदा मिलता है ये भी देखने लायक स्थिति होगी। इसी तरीके की सीटें नालंदा की है, सासाराम की है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 134 जो उम्मीदवार हैं, 8 लोकसभा क्षेत्रों पर 134 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और सभी के किस्मत का फैसला 1 जून को होना है। और सभी आखिरी समय में जो अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर धीरज संताप स्थापित करने की कोशिश
जी जी, निश्चित तौर पर धीरज, सभी जो लोग हैं वो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, वो मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, चाहे वो रोड शो हो, जनसभाएं हो। हालांकि ये वक्त बताएगा कि किसके पक्ष में मतदाता रिझे हैं और उन्होंने मतदान किया है। आप दोनों संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत की दशा और दिशा का ज्ञान ही नहीं है। राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत के दशा और दिशा का ज्ञान नहीं है। उन्हें हरा मिर्च और लाल मिर्च का ज्ञान नहीं है कि पहले हरा होता तब लाल होता, कि पहले लाल होता तब हरा होता, क्योंकि उन्होंने देश को देखा ही नहीं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर पूरे देश की निगाहें हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में है। क्या है बनारस का सियासी मिजाज? पिछले 10 सालों में कितना बदला बनारस, और बनारस में कैसे बह रही है विकास की गंगा? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आदिकाशी अगाध आस्था केंद्र वाराणसी या बनारस, देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी। धर्म कर्म आध्यात्म की नगरी वाराणसी ने सदियों से पूर्वांचल ही नहीं, समूचे देश की सामाजिक राजनीतिक चेतना को नई दिशा देने का काम किया। लेकिन विकास के लिहाज से यहाँ एक ठहराव था। साल 2014 से वाराणसी विकास की नई यात्रा पर चल पड़ी, जब वाराणसी सांसद और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को काशी सेवा और राष्ट्र सेवा का दायित्व मिला। बाबा विश्वनाथ की नगरी में आदिकाल से उत्तरवाहिनी गंगा बह रही है, तो वहीं अब यहाँ समानांतर विकास गंगा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से बह रही है। लेकिन आज 10 साल के बाद मैं पूरे भावुकता से कह सकता हूं, आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। गौरवशाली परंपरा वाले प्राचीन शहर वाराणसी की आध्यात्मिकता को संजोकर आधुनिक कलेवर देने का काम खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में शुरू हुआ, जिसका साक्षात उदाहरण काशी विश्वनाथ धाम का विकास है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण से न केवल मां गंगा और गंगाधर के मध्य के अवरोध हटे, बल्कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालुओं का सुविधाजनक दर्शन सुनिश्चित हुआ। जनता को जहां काशी में कल्पनातीत विकास दिखाई पड़ता है, तो वहीं राजनीतिक विरोधियों के अलग तर्क हैं। इस बार का जो चुनाव हो रहा है, ये जनता लड़ रही है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है, क्योंकि जनता अब चुनाव जो इस बार का अपना वोट देने जा रही है, वो अपने हक और अधिकार की बात कर रही है। महज एक दशक में काशी ने व्यापक और आशातीत बदलाव देखा है। वाराणसी को करीब 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से संवारा जा रहा है, जिसके तहत 400 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का निर्माण कराया गया। वहीं यूपीआईडीएस एग्रो पार्क में दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट बनास काशी संकुल डेयरी की स्थापना की गई। इसके अलावा 186 करोड़ रुपए की लागत से भव्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण वाराणसी में किया जा चुका है। इसके साथ ही वाराणसी में बेहतर सड़कों, बाईपास और हाईवे का जाल बिछाया गया है। वाराणसी लखनऊ, वाराणसी आजमगढ़ और वाराणसी गोरखपुर हाईवे को 6 लेन के रूप में निर्मित किया गया है।
इस बीच युवा अपेक्षाओं को नई उड़ान देने के लिए आध्यात्मिक काशी आधुनिक काशी में वाराणसी के गंजारी गांव में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जारी है। वहीं संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा में 206 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना से युवाओं और उद्यमियों को नई उम्मीद मिली है। मोदी जी के आने के बाद से काशी में जैसे विकास, उन्होंने कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया, उन्होंने इस देश में स्वच्छता के आंदोलन का पहला फावड़ा भी चलाया तो 80 घाट पे चलाया। आज हमारे घाट चमत्कृत करने वाले हैं, उनकी साफ सफाई। माँ गंगा को उन्होंने कहा तो माँ गंगा को गिरने वाले हर नाले को उन्होंने काशी में टैप करा दिया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ा के आज माँ काशी की गंगा एकदम स्वच्छ, निर्मल, अविरल है। वहीं किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण के लिहाज से भी गत एक दशक में काशी में नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। काशी में किसान कल्याण योजना के तहत 81,000 किसानों को 257.57 करोड़ ऋण मिला है, जबकि किसान सम्मान निधि के तहत 1 लाख किसानों को 244.36 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराई गई है। वाराणसी में हुए विकास कार्यों को लेकर काशीवासी बेहद संतुष्ट हैं। नए फ्लाईओवर, शहर का सुंदरीकरण और मडवाडीह जैसे स्टेशनों के विस्तार से आमजन और पर्यटकों की सुविधा में इजाफा हुआ है। ये अद्भुत नज़ारा मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पे भी आश्चर्य हुआ कि इतना शानदार रेलवे स्टेशन, जो पहले यहाँ कभी तो एक छुटमुट का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज वो जो है अद्भुत रेलवे स्टेशन देखने को मिला। आधुनिक वाराणसी में काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है, जबकि कई मल्टी लेवल पार्किंग का विकास, खिड़किया घाट, नमो घाट पर्यटन का विकास आध्यात्मिक काशी को आधुनिक कलेवर प्रदान करते हैं। साल 2014 में 3,71,000 वोटों से ज्यादा अंतर से जीत, 2019 में 4,79,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सीट से दर्ज की। अब जबकि विपक्षी गठबंधन ने यहां संयुक्त उम्मीदवार उतारा है, जब यहां पर इस बार सपा का कोई भी कैंडिडेट नहीं है, तो लोगों की दिलचस्पी हार और जीत में नहीं है, बस केवल लोग ये देखते हैं कि जीत का अंतर इस बार क्या रहता है। कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो पूरे देश में विकास की गंगा बहाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है, गंगा किस तरह से स्वच्छ हो, अविरल बह रही है, आपने देखा हमारी इस खास रिपोर्ट में। इसके साथ ही 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बीते बुधवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। शाम होते होते कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लू की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही एक अच्छी खबर यह भी है कि अरब सागर से हवा आ रही है, उसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। वहीं आज के लिए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद तापमान में गिरावट आएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हमारे संवाददाता विकास सोनी। विकास, जयपुर का तापमान क्या कह रहा है, क्योंकि अब लगभग 11:30 बज चुके हैं और सूरज का सितम ढह रहा होगा। जी संध्या, राजस्थान में तेज गर्मी का कहर जारी है और राजस्थान में जो तेज गर्मी है
जो पिछले 8 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। बात अगर जयपुर की जाए तो राजधानी जयपुर पूरे विश्व में पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जयपुर में तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त 40 डिग्री को तापमान पार कर चुका है। जो पिंक सिटी है वो रेड सिटी में तब्दील होती जा रही है। बात अगर राजस्थान के जो अलग शहर हैं उनकी बात करी जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा तापमान जो फतेहपुर में दर्ज किया गया है 48.4 डिग्री, पिलानी में 48.2। इसके साथ राजस्थान के 4 शहर और हैं जिनका तापमान 48 डिग्री को पार कर चुका है। राजस्थान के 15 से 20 शहर ऐसे हैं जिनका तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। कुल मिलाकर गर्मी का सितम यहां पर जारी है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन हाँ 1 और 2 जून को राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे थोड़ी बहुत बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे तापमान में जो बढ़ोतरी लगातार जारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी दर्ज की जाएगी। दिन के तापमान में तो कोई राहत है नहीं, गर्मी जो रात का तापमान है उसमें भी कोई राहत नहीं है। रात का तापमान भी 38 से 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। जी संध्या। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि स्थानीय प्रशासन ने और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो किस तरह के एहतियात बरतने की सलाह लोगों को दी है और वहां पर किस तरह के हालात हैं जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं? जी, राजस्थान में पूरी तरीके से जो आम जनजीवन है वो प्रभावित है। चिकित्सा विभाग, मौसम विभाग जो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि ज़्यादा से आवश्यक कार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर नहीं निकलें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीने के जो पदार्थ है, पानी वगैरह है, उन्हीं का सेवन करें, सूती वस्त्रों का उपयोग करें। इसके साथ राजस्थान के हर जिले में जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रैपिड एक्शन टीम का भी गठन किया गया है। विशेषकर जो अस्पताल की जो संपूर्ण जो व्यवस्थाएं हैं जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं करना पड़े, इसकी समुचित व्यवस्था करवाई जा रही है। जो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा बैठक ले रहे हैं, चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं दी जा रही है। और इसके अलावा जो बिजली विभाग है, जो जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग है, वो भी युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि राजस्थान की आम जनता को कहीं पर भी बिजली की कोई समस्या हो, पानी की कोई समस्या हो तो उन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके तुरंत समस्या का समाधान किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो तापमान लगातार बढ़ा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि आप पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं, ताकि इस तरह से जब सूरज की तपिश हो तो आपको उससे थोड़ी रियायत, थोड़ी राहत जरूर मिल सके। और खबरों में बढ़ते हैं आगे, तो बताएं आपको कि दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग बुधवार को 8,302 मेगावाट तक पहुंच गई, जो कि दिल्ली के इतिहास में अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने इस साल की गर्मी में अधिकतम मांग का आंकड़ा 8,200 मेगावाट तक रहने का अनुमान लगाया था। बिजली खपत संबंधी ब्यौरा दर्ज करने वाले स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर दिल्ली के अनुसार शहर में बिजली की उच्चतम मांग कल दोपहर 3:36 पर 8,302 मेगावाट रही। इससे पहले विगत एक सप्ताह पहले बिजली की अधिकतम मांग राजधानी में 8,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। और इधर हिमाचल प्रदेश में इन दिनों बढ़ती गर्मी की वजह से जंगल धधक रहे हैं। गर्मियों की शुरुआत के बाद से इस बार राज्य में जंगलों में आग लगने की 1,000 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शिमला, सोलन, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में बार बार आग लगने की घटनाएं देखी जा रही हैं। बुधवार को हिमाचल प्रदेश में जंगलों में आग लगने की 25 घटनाएं सामने आई, जिसमें करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि शिमला के टूटीकंडी इलाके में स्थित एक जंगल में भीषण आग लग गई, जो एक सरकारी इमारत तक पहुंच गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। हमीरपुर में भी जंगल की आग में मुख्य पंप हाउस क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण शहर में पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। शहर के हीरानगर जलाशय से 50,000 से अधिक लोगों को पानी की आपूर्ति होती है, जो अगले 2 दिन तक बाधित रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार का कहना है कि भीषण गर्मी की वजह से आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। साथ ही जंगल में जलती सिगरेट फेंकने और विभिन्न उद्देश्यों के लिए आग जलाने जैसी गतिविधियां भी इसका बड़ा कारण है।
और इधर दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है। केरल के कोट्टायम जिले के कई हिस्सों में बारिश हुई। इसके साथ ही मानसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। देश के पूर्वोत्तर भाग में चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। प्रभावित क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में चक्रवात के कारण 33 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने नागांव, होजई, कार्बी, आंगलोंग, गोलाघाट, दीमा हसाओ, कछार, हैलाकांडी और करीमगंज जिलों में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद करने के निर्देश दिए हैं। लगातार हुई बारिश के कारण हुए भूस्खलन से बराक घाटी और त्रिपुरा के बीच रेल मार्ग अवरुद्ध हो गया है। बराक नदी का जलस्तर 2.5 मीटर से अधिक होने के कारण बराक घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बुधवार को सिलचर में बराक नदी और करीमगंज में कुशियारा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे सिलचर शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। और इधर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय सैकड़ों लोग अनुष्ठान देखने के लिए नरेंद्र पुष्करनी सरोवर के तट पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु आतिशबाजी कर रहे थे और तभी एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर गिरी और उसमें धमाका हो गया। फिलहाल सभी घायलों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि पूरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करिणी देवी घाट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर सुनकर दुख हुआ है। प्रभु से कामना है कि जो लोग उपचाराधीन हैं वे जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें। और इधर भीषण गर्मी के बीच दिल्ली जल संकट से जूझ रही है। कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। एक और देश की राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी देखी जा रही है। वीडियो में एक स्थानीय महिला का कहना है कि यहां पानी के लिए जंग हो रही है। कभी भीड़ में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है तो कभी छीना झपटी और लोग पानी के लिए धक्का मुक्की करते हुए लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। एक अन्य वीडियो नई दिल्ली क्षेत्र का भी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं। यहां टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए और जब भीड़ के बीच धक्का मुक्की हुई तो लोग टैंकरों पर चढ़ गए। जल संकट से परेशान कई महिलाएं दिल्ली सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। एक और जब केजरीवाल जेल में थे तो चिट्ठी लिखकर दिल्ली की जनता को पानी और सीवरेज की समस्या से निजात दिलाने की बात कहते थे। आज केजरीवाल बाहर हैं, लेकिन दिल्ली की जनता पानी की कमी के कारण त्राहिमाम कर रही है। आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हजार की आबादी है। आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम, जब पानी की भरपाई होगी। जिसके पास कमाई नहीं है वो बर्मे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। हम किसी बच्चे को, बेटी भी कहती है आने के लिए छुट्टियों में, हम वो भी नहीं बुलाएंगे क्योंकि पानी नहीं है। बहू है वो अपने पीहर में भेज दी है, पानी नहीं है। 4000 से कम से ऊपर की आबादी है और टैंकर आता है एक, वो भी पहले जाता है रैन बसेरा, आधा टैंकर वहाँ खाली हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ यहाँ आता है। और डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का।
तो पानी के लिए मचा है हाहाकार, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, लेकिन लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जबकि गर्मी अपने शबाब पर है। और इधर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने वजीराबाद जल शोधन संयंत्र का आज निरीक्षण किया। आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट बना हुआ है। कई इलाकों में पानी की कमी को लेकर हाहाकार है। वहीं इसी मुद्दे पर भाजपा दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगातार हमलावर है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अग्निकुल की टीम ने आज सुबह लगभग 7:15 पर श्रीहरिकोटा से इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान स्टेशन से अपना पहला 3D मुद्रित उपग्रह अग्निबाण सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। अग्निबाण का अंतिम प्रक्षेपण पिछले मंगलवार को ही निर्धारित किया गया था, लेकिन इग्निशन दबाव की समस्या के कारण इसे रद्द कर दिया गया। इससे पहले कई अन्य कारणों से भी लॉन्च को कई बार टाला गया था। अग्निबाण द्विस्तरीय, पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है, जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। यह रॉकेट एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करता है, जो गैस और तरल प्रणोदक को जोड़ता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग इसरो ने पहले अपने किसी भी रॉकेट में नहीं किया है। भारत ने पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की शुरुआत के साथ अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों में और विविधता लाने के प्रयास भी किए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए संवाददाता तापस भट्टाचार्य की। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कई अहम उपलब्धियों के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। भारत ने खुद को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। इस मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बना है साल 2020 में स्थापित हुआ इन स्पेस। ये वही केंद्र है जिसने व्यावसायिक कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। साल 2014 से 2023 के बीच देश के 150 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप ने 285 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाई है। कुछ सालों से बहुत अच्छा एक ग्रोथ देखने को आया है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी 2023 में नई स्पेस पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिससे जो प्राइवेट स्पेस रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का अवसर मिल रहा है। कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं जो स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे अभी गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड 36 मिलियन US डॉलर का, ये पिक्सल कंपनी में सैटेलाइट इमेज स्टार्टअप है। साल 2020 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मूल्य 9.6 बिलियन डॉलर था। ये मूल्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 3% का योगदान करता है। साथ ही साल 2025 तक इस क्षेत्र के 13 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य के बारे में अगर बात की जाए तो भारत का लक्ष्य साल 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करना है। मार्च 2024 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की योजना की घोषणा की है। इन नियमों के तहत घटक विनिर्माण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। The historic decision paves the way for unprecedented growth and innovation and will ultimately foster a new era of space exploration and commercialization in India. As a full-stack space engineering company, Dhruva Space is poised to leverage these opportunities to make significant contributions to the world space community and achieve remarkable milestones through collaboration, innovation and capacity building. ये साफ हो चुका है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है।
जहां साल 2012 में सिर्फ एक स्टार्टअप था, वो अब 2023 तक बढ़कर 189 तक पहुंच गया है। इन स्टार्टअप को साल 2023 में कुल 124.7 मिलियन डॉलर का फंड मिला। ये फंड साल 2021 में 67.2 मिलियन डॉलर से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही भारत ने 61 देशों और 5 बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत अपनी मजबूत नीतियों और निवेश की वजह से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत नवाचार और सहयोग की सीमाओं से आगे जाकर सुदूर अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इधर रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को एक पायदान बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। अभी तक S&P ने भारत को स्टेबल रेटिंग दी थी, जो भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर पॉजिटिव कर दिया गया है। और ब्यौरा इस स्पेशल रिपोर्ट में। तेज रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था और सरकार की आर्थिक नीतियों में जारी सुधारों ने अब दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों को अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया है। देश में बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार के स्पष्ट फोकस और वित्तीय अनुशासन की वजह से रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को एक पायदान बढ़ा दिया है। भारत की नई सॉवरेन रेटिंग BBB-A3 पॉजिटिव हो गई है, जो पहले BBB-A3 स्टेबल थी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रेटिंग में बदलाव इसलिए करना पड़ा क्योंकि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था अगले 2 से 3 सालों तक जारी रहेगी। चुनावी नतीजों से इतर आर्थिक सुधारों और नीतियों में स्थायित्व बना रहेगा। सरकार के खर्च में सुधार आया है और फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण पर है। साथ ही वित्तीय घाटे और कर्ज पर ब्याज के दबाव के बावजूद वित्तीय अनुशासन बना हुआ है। S&P ग्लोबल ने अपनी ताजा रेटिंग के आउटलुक में साफ किया है कि नीतियों के स्थायित्व, सरकार के वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे पर निवेश के फोकस को देखते हुए साफ है कि अगले 24 महीनों में भारत की रेटिंग में और सुधार हो सकता है। एजेंसी के मुताबिक अगर भारत में सरकारी वित्तीय घाटे की स्थिति GDP के 7% के नीचे आती है और RBI लंबे वक्त तक महंगाई को काबू में रखने में कामयाब रहता है तो रेटिंग में सुधार हो सकता है। इसके उल्टे अगर भारत में सरकार की वित्त की स्थिति को संतुलित रखने में अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आती है या फिर चालू खाता घाटा काफी बढ़ जाता है तो रेटिंग वापस स्टेबल पर आ सकती है। S&P ग्लोबल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीते 3 सालों में भारत की औसतन विकास दर 8.1% रही, जो एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी ये भी मानती है कि आर्थिक सुधारों की नीतियां जारी रहीं तो अगले 3 सालों में 7% की विकास दर हासिल करना मुश्किल नहीं। रेटिंग एजेंसी ने भारत की कोविड के बाद की रिकवरी प्रोसेस की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कोविड से पहले के मुकाबले 46% ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से साल 2025 में भारत की GDP विकास दर 6.8%, 2026 में 6.9% और 27 में 7% रह सकती है। S&P ग्लोबल ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से कहा है कि साल 2023-24 में भारत में औपचारिक रोजगार सृजन में 11.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने जून 2023 में भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री की रेटिंग को भी 6 से बढ़ाकर के 5 कर दिया था। एजेंसी को उम्मीद है कि मार्च 2025 से पहले RBI अपने मुख्य ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत प्रगति पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पंजाब के होशियारपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरे राज्यों के लोग विदेश जाते हैं तो खुद देखते हैं कि वहां भारत और भारतीयों की इज्जत कितनी बढ़ गई है। जब देश में दमदार सरकार होती है तो विदेशी सरकारें भी हमारा दम देखती है और वीरों की इस धरती पंजाब से बेहतर कौन जानेगा कि दमदार होने का मतलब क्या होता है। दमदार सरकार जो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, दमदार सरकार जो दुश्मन को घर में घुसकर मारे,
दमदार सरकार जो भारत को आत्मनिर्भर बनाए, दमदार सरकार जो भारत को समृद्ध बनाए। इसलिए पंजाब भी इस बार जोर शोर से कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास है प्रसन्न। बीते 10 वर्षों में हमने गरीब से गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आज किसी भी गरीब, दलित, वंचित मां की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज गरीब महिला को अपनी बीमारी छिपाने की मजबूरी नहीं है। अब उसके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। साथियों, गुरु रविदास जी ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति के आधार पर समाज में कोई भेद न हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है। सभी को पक्का घर मिला, बिना भेदभाव सभी को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए मिला, बिना भेदभाव सभी को शौचालय मिला, बिना भेदभाव सभी को बिजली कनेक्शन मिला, बिना भेदभाव ऐसी योजनाओं ने गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है। यही सबका साथ, सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत में ही, जीवत रही करु काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहु निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे, कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में
अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। तो वीरों की धरती पंजाब के होशियारपुर से अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि विशाल फतेह रैली को संबोधित कर रहे थे और साथ ही बता रहे थे कि गरीब कल्याण मेरी प्राथमिकता है और ये जो मेरी प्राथमिकता है इसकी प्रेरणा गुरु रविदास से हमें कहीं ना कहीं मिली है। हमें 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना है और लगातार गरीबों के कल्याण के लिए लगे रहना है। और इसके साथ ही समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।